नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने संवैधानिक सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से पहले का सारा प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। पहले शॉर्ट नोट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। और हाँ, अगर आपने इससे पहले टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आपके जो कमेंट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। मैं लगातार इस पे काम कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और जल्द से जल्द आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, देखिए, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की जो सभा की सर्वप्रथम जो मांग थी वो 1934 में की गई थी और भी स्वराज पार्टी ने की थी रांची के अंदर। ठीक है, 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार था वो एम एन रॉय ने दिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार जो स्वराज पार्टी के बाद में अगर देखा जाए तो पटना में मई 1934 में संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार 1934 में की गई थी और स्वराज पार्टी में मैंने अभी आपको बताया सबसे ऊपर लाइन कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग थी वो 1934 में स्वराज पार्टी में की गई थी। ठीक है ना, और स्वराज पार्टी के बाद भी कांग्रेस की ओर से 1934 में की गई थी। इसकी जो पुष्टि है वो कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। देखिए, पुष्टि का मतलब होता है इसको बताना। ठीक है, तो ये आपसे आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो अभी हम लोग इसके बारे में करेंगे क्वेश्चंस, तब आपको पता चलेगा। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। कभी कभी आपसे होता क्या है ना कि ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो क्रिप्स मिशन है या अदर मिशंस के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ जाएगा कि ये क्या है। देखिए, जो ये है आपको मैंने बताया कि 1942 के अंतर्गत है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में। दोस्तों, कैबिनेट मिशन में क्या है कि कैबिनेट मिशन 1946 में ये योजना आई, मैंने आपको बताया, और भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर देखा जाए तो 10 लाख प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी। ठीक है, प्रस्तावित की गई थी। संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी वो थी 389 संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी निर्धारित की गई थी, जिसमें कि 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का जो चुनाव था वो 11 गवर्नर प्रांतों से हुआ था, ये याद रखने वाली बात है। और 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो चयन था वो रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए जो चुनाव जो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था। 296 सीट या ब्रिटिश भारत को आवंटित में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। ठीक है, देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, लेकिन 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में इन्होंने भारतीय देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल हुए थे। तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। देखिए, क्रमिक रूप का मतलब है क्रम से। ठीक है ना, संविधान सभा मुख्यतः जो थी वो अप्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम थी, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम थी संविधान सभा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रांतों की विधानसभाओं का जो उपयोग है वो निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। निर्वाचन मंडल वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार अगर देखिए 1935 का अधिनियम बिल्कुल रामबाण अधिनियम है, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल्स है वो सब 1935 से डिप्टो कॉपी किए गए हैं। ठीक है, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर समिति था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और वे दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो गए।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य थे, जिसमें 9 महिलाएं थीं। 9 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 क्योंकि जो पहली जो संविधान सभा की बैठक करी गई थी, और ये जो संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी, इसकी अध्यक्षता करी थी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपके स्टेटमेंट वाइज आ जाते हैं कि पहली जो अध्यक्षता किसने करी थी, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कब थे? 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। फिर दूसरी एक मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, वो संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। फिर तीसरी वाली चली थी 13 दिसंबर 1946 को, वो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब देखिए, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आपको से पूछा जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है ना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई थी, जिसमें से भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा जाता है कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टोटल टाइम लगा था, ठीक है, समय लगा था। और इसमें कहा जाता है कि देखिए ज़रा, ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन का समय मिलता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन है और यहाँ पे 17 दिन है, मतलब -1 दिन का कमी मिलती है यहाँ पर, ठीक है। जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल ना किया जाना है। इसके लिए जो कुल 11 अधिवेशन हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कुल कितने अधिवेशन थे? 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि 165 दिन थी, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसमें 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेतित हुई थी, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव मतलब BN राव, ठीक है ना, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव भी बोलते सीधा, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित किया गया था। संविधान जो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, पूरी रूप से। और भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि इनके जो नाम हैं वो पहले विजय लक्ष्मी पंडित हैं, राजकुमारी अमृता कौर है, सरोजनी नायडू है, सुचेता कृपलानी हैं, पूर्णिमा बनर्जी हैं, लीला राय हैं, जी दुर्गा बाई हैं, हंसा मेहता है, कमला चौधरी हैं, रेणुका रे है, मालती चौधरी हैं, दक्षयानी वेलायुधन है, बेगम एजाज रसूल है, एनी मस्करीन है तथा अम्मू स्वामीनाथन है, ठीक है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाते हैं, ठीक है। देखिए, अगर वीडियो किसी को बहुत स्लो लग रही है तो तुरंत आपके पास ऑप्शन है इसको फास्ट करने का, तो उसमें फास्ट मोड पे जाके भी इसको सुन सकते हैं, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रह गया था। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग ने 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया था, ठीक है, 5 प्रतिनिधियों को। अब देखते हैं थोड़ा इसके बारे में, प्रश्न उत्तर आते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर को, ठीक है। देखिए, प्रश्न पहला ये कहता है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है वो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो देखिए, अभी हम लोगों ने इसका आंसर पढ़ा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, स्वराज पार्टी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि स्वराज पार्टी ही में सबसे पहले, जो कि रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मसमर्पण
आत्मनियंत्रण कह सकते हैं, आत्मनिर्माण के अधिकारों की जो मांग का प्रस्ताव रखा था। और ये पहला ऐसा पीरियड था, ये पहला ऐसा टाइम था भारतीयों का कि संविधान सभा की मांग रखने का जो पहला जो प्रयास है वो इसी में किया गया था। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए, इसको चाहे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एम एन रॉय के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहाँ पे आया? UPPSC GIC 2017 के अंदर। ठीक है, 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन रॉय के मन में आ गया था। प्रश्न नंबर 3 आते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव किया गया था, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, वो कहाँ किया गया था? उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन में। अब आपको पता है क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। तो 1942 को आया क्रिप्स मिशन, ये याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 को, कैबिनेट मिशन आया 1946 को। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखनी, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है, मतलब अरेंज करने को दे देता है कि टाइम पीरियड के हिसाब से इसको अरेंज करिए। ठीक है, जरा पढ़ते हैं। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने या द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का जो प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो वो कितनी संख्या के अनुपात में था? 10 लाख। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को याद भी है, हम लोगों ने इसको भी डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 5 ये इसी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो कैबिनेट मिशन आई थी मार्च 1947 में, भारत पहुंचा था। इस मिशन के जो सदस्य थे वो कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसके बारे में इसको जब पॉज करके देख लीजिए, इसके यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इसके पॉइंट्स है इसके बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ये सारी लाइंस देखें हम लोग के, जिसके आधार पर संविधान के द्वारा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था ही नहीं? देखिए, कौन नहीं था? सीधी से विलियम वुड दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 3 सदस्य आए थे। कौन कौन से थे? कब आया कैबिनेट मिशन? अभी बताया मैंने। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में, वो भारत पहुंचा। इसमें जो सदस्य कौन थे? पहला तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। दूसरे कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे, जो सचिव हुआ करते थे। तीसरे थे AB अलेक्जेंडर, जो होते थे नौसेना के। तो AB अलेक्जेंडर ये नौसेना के थे। पैट्रिक लॉरेंस तो आपके यहाँ पे देखेंगे कि भारत के सचिव थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? ये आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड के। ट्रेड मतलब व्यापार के अध्यक्ष। ठीक है, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। मुझे याद हो गया और आप लोगों को आई होप याद हो गया होगा। मुझे भी वैसे पढ़ते ही याद हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सिंसियरली देखिए वीडियो को, और क्योंकि आप पहली बार जब इसको देखेंगे तो आपको लगभग 60% तैयार हो जाएगा। 2-3 बार जब आप इस वीडियो को कम्प्लीटली 5 बार देख लेंगे ना, आपको ऐसा कंठस्थ हो जाएगा कि कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और गलत होने को तो देखिए 200 में जब 200 नंबर का पूरा प्रश्न आता है, क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पूरे 200 नहीं कर सकते, क्योंकि जो पेपर बनाता है उसके भी तो अपनी कोई इमेज है ना। वो भी तो चाहता है कि कम से कम 2, 4, 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे टफ डाले जाएँ जो तो आप ना कर पाओ। अगर वो आप सब कर ले जाओगे तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको करना उतना ही जितने में सेलेक्ट होना है। आपको वहाँ पे टॉप नहीं करना है। टॉप कर भी लेंगे तो भी पोस्ट आपको वही मिलेगी। और आप अगर क्या कहते हैं, अगर आप कट ऑफ से ऊपर या क्वालिफाई वाला भी, तो भी आपको पोस्ट वही मिलेगी। तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया है, वो उसमें पूछा गया है। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, ये तो आँख में धूल झोंकने के जैसा है। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत। ये भी आपको क्या लग रहा है? ये भी बिल्कुल सरासर गलत है भाई। क्रिप्स मिशन में आए नहीं। कैबिनेट मिशन 1946 में आए, ये बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे बात।
और संविधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत है। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 47 तक तो बात ही नहीं पहुंची थी, पहुंचने वाली थी लेकिन पहुंची नहीं थी। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी इसका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं, देखिए सी विकल्प बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान सभा का जो प्रतिनिधि है निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 7 में। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्यपालिका परिषद के उपसभापति आपको पता होगा, देखिए जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ दिख रहे हैं, और राधा कृष्णन जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये श्री राजगोपालाचारी दिख रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जो दिख रहे हैं, इसमें जो पहला नाम है वो जवाहरलाल नेहरू है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही थे अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपसभापति। याद रखिएगा, अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपसभापति बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि 11 दिसंबर 1946 को इनको एक स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और आपको सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में मैंने बता ही दिया है कि 9 दिसंबर 1946 दिल्ली के कौशल चैम्बर हॉल में जब पहली मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो उन्हें अस्थायी बनाया गया इन्हें, और उन्हें स्थायी बनाया गया। देखते हैं जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाल लेगी। वायसराय इसमें कार्यकारी परिषद के पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष तथा उपसभापति, उपाध्यक्ष और या उपसभापति बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बनाया गया। देखिए मैं पढ़ाता ऐसे हूँ कि मुझे लगता है कि मैं स्वयं को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने तो कोई और बच्चे तो है नहीं। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि मैं स्वयं को जब पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आपको बेहतर पढ़ा पाऊँगा, समझा पाऊँगा। प्रश्न नंबर 8 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए क्योंकि अब आपको ऑप्शन ही दिख गया होगा तो आप फटाफट लगा देंगे। लेकिन देखिए श्री राजगोपालाचारी का यहाँ नाम आया है, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आया और जगजीवन राम का यहाँ नाम आया। देखिए मैं आपको बताऊँ कि जो कैबिनेट योजना थी इसका जो आधार था वो कब रखा गया? वो 24 अगस्त 1946 को इसका घोषणा कराया गया। ठीक है, अब आपको पता हो कि जो नई बनी हुई थी, निर्वाचित की हुई संविधान सभा जो बनी थी वो 2 सितंबर 1946 को बनी गई थी। ठीक है, और वो इसी को बोलते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ था। इसमें जो राजगोपालाचारी थे वो शिक्षा मंत्री बने थे। मैं बस यही बात आपको यहीं बताने वाला था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो राजगोपालाचारी थे, जो आपके राजेंद्र प्रसाद थे वो खाद्य और कृषि मंत्री हुआ करते थे। अंतरिम सरकार की बात हो रही, क्योंकि उसके बाद जो एक और गवर्नमेंट बनी है स्वतंत्र भारत की, जो पहली गवर्नमेंट बनी उसमें कुछ फेरबदल हुआ है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपके प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे, बस एक ये व्यक्ति जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के नहीं थे। और जगजीवन राम थे, उनके तो बात ही क्या है, ये श्रम मंत्री हुआ करते थे। तो इसके जो इसको ऑप्शन है मैंने चारों बता दिए हैं। अब इसी को थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया होगा लिख के, देखते हैं। आई होप ये लिखा हो। हाँ देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 जो अगस्त 1946 को घोषणा के तहत, देखिए मैंने आपको ये बताया ना कि 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम आपके श्रम मंत्री थे, और ये राधा कृष्णन साहब कुछ नहीं थे। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, कथन और निष्कर्ष है। का है कथन, बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ठीक, बी वाला में कहा गया है कि बेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। अब देखिए, पहला है कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है। देखिए कथन और कारण दोनों सही है। देखिए कथन तो यहाँ सही है, बिल्कुल बात सही है। कथन कह रहे हैं कि बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, बिल्कुल बात सही है बेवल योजना के अनुसार। लेकिन कहा गया कि बेवल का जो विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा, ये विचार उसके मन में था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि जो आपको देखेंगे, अभी मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं कि बेवल योजना का विचार ऐसा क्यों नहीं था। आपको पता होगा कि 1943 में जब लिनलिथगो के स्थान पर, खैर पहले इसका हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? कथन सही है लेकिन कारण आ रहा है, कारण गलत है, तो ये इसका सही होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या इसका सही है।
सी, देखिए बिल्कुल सही है। अब देखिए मैंने आपको यही 1943 से ही बात कर रहा था, यहाँ पे लिख के आ गया। अक्टूबर 1943 में लिन लिथगो के स्थान पे कौन आ गया था? आर्कीबाल्ड बेवल वायसराय था, इनका पूरा नाम था बेवल का। गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिए गए थे, ठीक है। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात करी और कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेवल योजना के नाम से सार्वजनिक कर दिया गया, ठीक है। बेवल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषदों में मुसलमानों की जो सदस्यों की संख्या थी वो हिंदुओं के बराबर होनी थी। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाए जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेवल योजना का जो उद्देश्य था वो राजनीतिक गतिरोध करना था, राजनीतिक गतिरोध दूर करना था और भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना था। संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिसमें भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सही है और कारण आर है। देखिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया था पहले और आई होप आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न नंबर में बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो संविधान सभा के विषय में सत्य है। बहुत ही डिटेल्ड आपको पढ़ना पड़ेगा सारी चीज़, ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी संविधान सभा। दूसरा था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि समितियां बहुत सारी बनाई गई थी, लगभग 15 समितियां थी जिसमें कि 8 बड़ी थी 7 छोटी थी। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। और बहुदलीय निकाय भी था। बाकी का ये जो वयस्क मताधिकार है ना, ये वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के विषय में सत्य पूछा गया तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 3 और 4 दोनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं कहाँ पर ये इसका ऑप्शन कहीं ऐसा मिल रहा है, कहीं 3 और 4 के बारे में। देखिए 3 और 4 यहाँ पे मिल गया आपको। कहा गया है कि नीचे कोर्ट में सही उत्तर का चयन करना। 3 और 4 बिल्कुल सही है, जो अभी मैंने आपको बात बताई है। जैसे वो पढ़ लेते हैं। देखिए संविधान सभा के जो गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, ठीक है। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अब देखिए राज्यों की विधानसभा का प्रयोग किया गया था और भी किसके लिए? निर्वाचन मंडल के लिए। राज्यों में जो राज्य के अंदर जो विधानसभा में जो नेता आते हैं वो कैसे आते हैं? वो चुन के आते हैं। अब वो चुनेंगे तो मतलब डायरेक्टली जनता ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे हम राष्ट्रपति को नहीं चुन पाते हैं ना, हम राष्ट्रपति को नहीं चुन पाते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो चुनते, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हुई ना। तो ये डायरेक्टली हम लोग सीधे अपने विधायक को चुन लेते, ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हुई। संविधान सभा अप्रत्यक्ष चुनाव निर्माण का देखिए परिणाम है। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, पर संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे और इस सभा में अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन भी किया गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यहाँ पर आपके सामने, यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है। दूसरा है आपका यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ठीक है। तीसरा है आपका यह बहुदलीय संरचना नहीं थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो देखिए ये तो सही है, कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल सही। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये क्या था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी। अभी हम लोगों ने बात करी कि विधानसभा के लोग चुन के गए थे ना, तो वो अप्रत्यक्ष हुए। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए और डी शायद होना चाहिए। तो देखते हैं ए और डी इसका सही विकल्प है। देखिए जो अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था, तो ये तो बिल्कुल सही होना स्वाभाविक था, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 12 पे। काफ़ी बड़ा प्रश्न लग रहा है, लेकिन आप इसको बहुत एक डिटेल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको सब कुछ बता देगा। इसमें बोला गया कौन सा गलत है, ये ध्यान रखना। सही नहीं पूछा, कौन सा गलत है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने बात करी 15 समितियाँ थी जिसमें 8 बड़ी 7 छोटी, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो प्रारूप समिति थी।
अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई हो गए भाई हमारे, एंग्लो इंडियन हो गए, पारसी हो गए, कुछ सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। बिल्कुल बात सही था, क्योंकि आप देखेंगे कि एंग्लो इंडियन आज भी चुन के आते हैं ना राज्यसभा में, आपको पता है, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के बारे में है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनता है जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, ठीक है ना। तो आज भी एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट है। तीसरा है कि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ये बात गलत इन्होंने लिख दी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहाँ था? वो तो था विधानसभा से चुने हुए लोग गए थे ना विधानसभा के मेंबर्स में, तो वो कैसे हो सकता है? और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के 6वीं अनुसूची पर आधारित है। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये बात इसकी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका यहाँ है, यहाँ पे क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सी इसका राइट आंसर है। मैंने सारी चीज़ें बताई दी हैं, चाहे तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने जितना समझाना होता है बहुत अच्छा उसको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि देखिए बिल्कुल एक डिप्टो लाइन्स पढ़ लेना उसका कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं जाता। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या था? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। ये बात तो बिल्कुल कह रहे हैं कि संसद द्वारा नामित किया गया था। ब्रिटिश संसद का तो कोई रोल ही नहीं था। ये कहा गया था कि ब्रिटिश संसद नहीं चुनेगी, हम खुद अपना प्रतिनिधि चुन लेंगे। यही बात तो हुई थी, इसी वजह से तो इतना हो हल्ला हुआ था। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाएगा ना भाई, ये भी बात गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना जाएगा, ये बात बिल्कुल जचती है और ये बात है भी बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, ये भी बात बिल्कुल गलत है। जब यही सी निकल आया सही, तो देखते हैं फिर क्या होगा। विकल्प देखिए सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य, अब आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। पहला है कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, ये बात बिल्कुल गलत है। सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे, अभी हम लोगों ने बताया किसके माध्यम से हुए थे? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा देखिए थे, अभी मैंने बताया ना प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा थी, ये बात बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ये भी बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही है। आते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। देखिए अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो आपके पास एक ऑप्शन है, फास्ट करके इसको देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं। एक छोटी सी बात कहूँगा कि हम मूवी देखते हैं तो इतना फास्ट नहीं देखते हैं, हम कोई गाना सुनते तो बहुत फास्ट करके नहीं सुनते, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसे फास्ट चाहते हैं कि जल्दी जल्दी देख लें। तो ऐसा ये दोहरा मापदंड क्यों, ये आप खुद ही सोच के बताइएगा। संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव कैसे होता है? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव क्या सीधे जनता द्वारा हुआ? बिल्कुल गलत बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा हुआ, ये भी बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, भारतीय राज्यों के शासनों से नामांकन द्वारा, ये भी गलत है। प्रांतीय सभाओं द्वारा, ये बिल्कुल सत्य है। मैंने ऑप्शन नहीं देखा, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑप्शन आ गया था। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए मैंने बताया था ना, स्थायी अध्यक्ष 2 थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे 9 दिसंबर 1946 को बने हुए थे, और ये कौन थे? नई दिल्ली के कौशल चैम्बर हॉल में जब पहली बार इसकी मीटिंग हुई थी तो ये अस्थायी बने थे। और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बाद में आपको पता है कि ये प्रेसिडेंट भी बने। तो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद साहब थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरी बात भी लिखी है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 हम देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आपको पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी भी थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें इनके ऊपर डिटेल में कर ली है, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। उद्घाटन मतलब इसका ये होता है कि किसके द्वारा की गई, कौन थे उस समय। तो उद्घाटन किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि एक अस्थायी थे, ठीक है। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को।
अब राजेंद्र प्रसाद साहब जी का नाम आ रहा है, तो कब है? 11 दिसंबर 1946 को क्या बने थे? स्थायी अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आ रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आ रहा है। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में तो आपको पता ही है कि इनको कहा जाता है कि इनके बिना संविधान बन ही नहीं सकता था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इन्हें, भीमराव अंबेडकर साहब को। ये ऑफिशियली है, ये मैं अपने मन से नहीं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये तो बहुत बाद में फिर जब ये मंत्री बने हैं तो कार्यकारिणी मंत्री परिषद के सदस्य बने हैं, राष्ट्रमंडल इन्हीं के हाथों में था। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका विकल्प क्या हो गया? इसका विकल्प हो गया आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं बी राइट आंसर इसका, देखते हैं, ठीक है। बी है। देखिए, भारत के संवैधानिक निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल ऐसे टिप पे याद होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद। कब बने? ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, बार बार दोहरा के वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। 20 में आते हैं स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद साहब, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद साहब थे, देख लीजिएगा। बाकी सब चीज़ों पे हम लोग बात कर चुके हैं। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। के.एम. मुंशी के बारे में बात हो चुकी है। राजेंद्र प्रसाद बात हो चुकी है स्थायी अध्यक्ष से। और भीमराव अंबेडकर साहब तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कही जाते हैं। बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति थे, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट। कभी मैं इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की वो लेके आऊँगा पूरी जीवनी, आप पढ़िएगा। आपने अलग अलग चैनल्स पे पढ़ी होगी, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट लाऊंगा, तभी मैं लाऊंगा, नहीं तो मैं चैनल पे नहीं लाऊंगा, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी, भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी, वो पहला ऑप्शन है 10 जून 1946 को की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 दिसंबर 1949 को, ठीक है। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? राइट विकल्प इसका हो जाएगा बी। आपको पता ही संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, न्यू दिल्ली में। और एक लाइब्रेरी थी जिसको बोलते हैं कौशल चैम्बर हॉल, वहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो इसका विकल्प हो गया बी। यही बात पूरी लिखी है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। मैं टाइम नहीं बर्बाद करूँगा क्योंकि वो सारी बातें मैं ऑलरेडी बता ही देता हूँ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, बिल्कुल बात सही है। अब यहाँ पे 26 नवंबर 26 जनवरी ये हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि मैं अभी बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को आत्मर्पित किया गया था, स्वीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत बहुत सारी हुई थी, हम लोगों ने गणतंत्र को मनाया, आपको पता ही होगा। और 1946 की यहाँ बात है, तो हालांकि 1946 में तो इतना कुछ 26 जनवरी को नहीं कुछ हुआ था, 50 में हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 23 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये तो बच्चों को पता होगा, आपको तो 50 बार पता चल गया होता। क्या कौन का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 के अंतर्गत हुआ था, ये तो आपके पता ही, ठीक है। ना तो 48 में हुआ, ना ही आपका जो 50 को हुआ, ना ही 51 को हुआ। तो ए विकल्प इसका सही है। भारत की संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अभी आप कर भी पा रहे होंगे इसको। 25 में आते हैं भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो भी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है ना। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ये कब था? ये था आपका 22 जनवरी 1947 को। संविधान देने का जो प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, बी ऑप्शन। पूरी बात है। देखिए, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बन गया। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो क्या बन गया? प्रस्तावना का प्रारूप बन के तैयार हो गया। प्रश्न नंबर आते हैं 27 पे। 27 नंबर का प्रश्न बोलता है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये बात ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। कह रहे हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपके सामने विकल्प तो हैं, भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं और सी.डी. देशमुख हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जहाँ भी उद्देश्य प्रस्ताव आ जाए जवाहरलाल नेहरू ही इसका विकल्प होता है, ठीक है। बी देखिए बिल्कुल सही है। आते हैं प्रश्न नंबर
आते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। ये 28 नंबर का प्रश्न है, आते हैं 29 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, पहला विकल्प इसके सामने क्या है, आपके सामने जो पहला विकल्प है वो है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल बात सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी बिल्कुल बात सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये भी बिल्कुल बात सही है। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, बिल्कुल बात सही। तो मैं चारों ऑप्शन सही है यहाँ पर। देखिएगा कौन कौन से विकल्प यहाँ पर सही है, आप देख पाएंगे। राज्य के मुखिया को, देखिए शायद ये चौथा वाला मुझसे गलत हो गया। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष मैंने पढ़ लिया, प्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। आपको पता ही होगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है कौन करता है, संसद करती है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली और पुडुचेरी के लोग करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष होता है ना, यहाँ पे प्रत्यक्ष लिखा है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों राइट है। देखते हैं इसका सही विकल्प क्या है। ए देखिए बिल्कुल सही है। और जो मैंने प्रेसिडेंट के बारे में बताया है, वो प्रेसिडेंट के बारे में भी ये सारी बातें यहाँ पर आपको सही है, ठीक है ना। आते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल हुए थे 12 अधिवेशन, कई बार पूछा गया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है ना। 11वें अधिवेशन में मैं आपको बताऊं कि जो संविधान सभा जो 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी ना, वो इसी के द्वारा हुई थी, 11वें अधिवेशन में। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं, लेकिन आपको अभी पता होगा कि बता रहे थे कि वेबसाइट के अंदर 2 साल 11 महीने 18 दिन ना होकर 17 दिन उन्होंने लिया है, 1 दिन की कमी ली। वो शायद संविधान जिस दिन बना तो उस दिन को काउंट नहीं किया है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प सी हो गया। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था 2 साल 11 महीने 18 दिन ऑफिशियली लिखा हुआ है, लेकिन वेबसाइट पे जाएंगे तो 2 साल 11 महीने 18 दिन की जगह यहाँ माइनस कर लीजिए 17 दिन लेते हैं। 17 दिन इसलिए शायद उन्होंने संविधान बनने वाले दिन को नहीं किया था एक्सेप्ट, ठीक है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि को बताइए। जो आखिरी बैठक हुई थी वो कुछ दिन हुई थी, वो हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर को तो कुछ हुआ ही नहीं था, 25 जनवरी को कुछ भी नहीं हुआ था। ये 2 ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट दिखती, एक है 26 नवंबर 1949 और एक है 24 जनवरी 1950। तो क्या हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 32 की तरफ। देखिए 32 नंबर प्रश्न, हाँ, कह रहे हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लग गया था। देखिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा है, लेकिन वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक कम कर दीजिएगा, 2 साल 11 महीने 17 दिन है वहाँ पर, ठीक है। शायद उन्होंने संविधान सभा जिस दिन बनी थी उसको उसको नहीं माना है। ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये देखिए 2 सूची हैं और उन दोनों सूचियों को आपको मिलान करना है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको इसको मिलान करना है और बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। पहला दिया गया सूची एक संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत आराम से दिख जाए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे, मैंने आपको बताया ना संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष नहीं थे, वो जो मैंने बताया था वो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताया था। संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे आपके SK मुखर्जी, ठीक है, SK मुखर्जी थे जो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, KM मुंशी। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधि करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो वो कौन थे आपके जो उसका कर रहे थे VT कृष्णमाचारी। देखिए यहाँ पे 2 नाम हैं, ध्यान रखिएगा, एक है VT कृष्णमाचारी VT से, एक है TT कृष्णमाचारी। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ये आगे आपको पढ़ने को जरूर इसके बारे में आपको दिखेगा। और इसके बाद में जो बचेगा वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते क्या है, तो पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे वाला हो जाएगा आपका तीसरा, तीसरे का आपका हो जाएगा पहला और D का आपका हो जाएगा दूसरा। तो देखते कहाँ पर है, पहले का देखिए चौथा ये है और ये इसका विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यही सारी बातें हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए। नोट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो फ्रैंक एंथोनी थे,
उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो पता ही हम लोगों को, संविधान सभा के जो पहले अस्थायी जो उपाध्यक्ष थे वो थे फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जो 34 नंबर में है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था। संवैधानिक सलाहकार के बारे में बात हो रही, तो वो कौन थे? B.N. राव, जिसको इनको बोलते हैं बेनेगल राव। क्या बोलते हैं इनका पूरा नाम? बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। संवैधानिक सलाहकार थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए कितना रिपीट हुआ है। यूपी लोअर सब में आया है 1998 में, झारखंड में आया है 2003 में, उत्तराखंड में आया है 7 में, यूपी PCS प्री में आया 2014 में। बहुत ऐसे रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन बनाओगे कहाँ से? आएगा तो यहीं से ना, बस थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज टफ हो जाती है, या हिंदी के कुछ शुद्ध वर्ड डाल दिए जाते तो टफेस्ट लैंग्वेज हो जाती है बस। आते हैं 35 नंबर के प्रश्न पे। भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था वो किसने किया गया था? बेनेगल नरसिंह राव ने, मैंने बता दिया था। तो 20 का राइट आंसर है। अगर आपको इसका समरी पढ़नी है तो इसको पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 36 पे। अब यहाँ पे ये प्रश्न आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया कि संविधान सभा में जो तृतीय था, भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन था वो कब प्रारंभ हुआ था। वो प्रारंभ देखिए, इस पर डेट ने एग्जैक्टली लिखी है, और तृतीय वाचन के बारे में आपको पता भी है कब है, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। देखिए 17 नवंबर से लेके 1949 से 26 नवंबर 1949 तक का था। तो यहाँ पे 17 नवंबर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए शायद यहाँ पे स्टार दिया गया है। ठीक है ना, 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37 पे। भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया था? वो तैयार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लिखित किया गया है 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उनके पूर्ण होने, पारित होने तथा अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए थे। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? ये आपको बहुत ईजिली है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 39, देखते हैं। 38 के बाद आता है 39। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? ये था आपका 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं कि भारत का संविधान किस दिन को मनाया गया था, किस तिथि को मनाया गया था? बात वही रिपीटेड क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को मनाया गया था। आगे देखेंगे तो फिर आप भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? वही रिपीट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल बात सही है। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये बात बिल्कुल गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन इस दिन नहीं प्रारंभ हुआ था। यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अब आप इसको पूरा पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। बार बार रिपीट करने से वीडियो बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं दिखता है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर आते हैं नेक्स्ट पे 43 नंबर प्रश्न में। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, बार बार रिपीटेड है, 26 नवंबर 1950। आप देख के इस बार तो बड़ा आपको रट ही गया होगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ये थोड़ा सा ढंग से ठीक ठाक क्वेश्चन दिख रहा है कि इसमें पहले संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था, दूसरा बोला जा रहा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया था, तीसरा है गवर्नर जनरल द्वारा, और चौथा है आपका भारतीय संसद द्वारा। तो राइट विकल्प इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए आते हैं इसके बारे में देख लीजिए कि कौन सा संविधान सभा का जो 11वां अधिवेशन था, उस अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। आते हैं 45 नंबर पे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, आते हैं भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ था कब? 26 जनवरी 1900। सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 49। ठीक है, थोड़ा सा मस्ती के साथ भी पढ़ते रहिए,
क्योंकि ऐसे भी पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। अच्छा, प्रश्न नंबर 47 आते हैं कि बी आर अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंट से, और आप देखेंगे कहाँ से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देखिए इसके बारे में 1946 में संविधान सभा के प्रारंभ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, और भारत बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब मैं बढ़ा दे रहा हूँ, उसको आप देख के पढ़ सकते हैं। 48, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? देखिए जन्म इनका हुआ था 1891 में, मृत्यु इनकी हुई थी 1956 में। अब आपको मैं बता दूं इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था आपके महू के अंदर, जो कि एमपी में पड़ता है, ठीक है, और दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। भीमराव अम्बेडकर साहब ने आखिरी समय में अपना जो धर्म परिवर्तन कर लिया था, मतलब बुद्ध को अपना लिया था ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं हम लोग 49 पे कि तृतीय निम्न के कथनों पर विचार करना है आपको। जब कथनों पर विचार करना होता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। पहला है आपके सामने ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया था। तो ए और बी दोनों सही है। अब इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको मैंने आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको बार बार रिपीट करने का कोई भी मतलब नहीं दिखता है। प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है कि 2 वक्तव्य दिए गए। पहला कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा है इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर इसका कारण ये है कि इसको एक ग्रही संविधान कहा जाता है तो ये चीज़ गलत है। तो ए और बी तो दोनों सही, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यही शायद विकल्प भी होना चाहिए, बी विकल्प इसका यही है। भारत का जो संविधान है वो भारत का जो संविधान है आप देख रहे हैं कि देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे ग्रहित संविधान भी कहा गया है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर आते 51 में कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी। ये किसने कही थी? ये एक ही व्यक्ति थे, आज़ाद, मौलाना आज़ाद ये थे। उन्होंने कहा था कि जो वयस्क मताधिकार है इसको अगर ना किया जाए, मतलब वयस्क मताधिकार ना रखा जाए और 15 वर्षों तक का ना रखा जाए अभी से तब, क्योंकि लोग इतने शिक्षित नहीं थे तो इस वजह से उन्होंने सोचा होगा। लेकिन इसके बाद में कई मतभेद हुए। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। लेकिन राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन दोनों ने कहा था कि नहीं, ये चीज़ गलत है, हमें देना चाहिए उनको अधिकार। उन्होंने ये, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने ये सोच के किया था ना कि अभी लोगों में बहुत ज्ञान का अभाव है, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वोट शायद ना करें, तो इसलिए हम अपनी चीज़ों को क्यों बेकार करें। 15 वर्षों का टाइम इसलिए लिया था ताकि इनको वोटिंग के बारे में समझाया जा सकेगा और रैलियों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, तो उनको अपने जो वोट है उसका थोड़ा सा मतलब पता चलेगा। आते 52 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देखिए जो कांग्रेस का काम था वो था आज़ादी दिलाना। अब इस कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में नहीं होना चाहिए, इसको भंग कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन नेहरू परिवार और ये बहुत सारे ऐसे नेता थे, क्योंकि इतनी बड़ी मेजॉरिटी में थी कांग्रेस पार्टी, तो कैसे भंग की जा सकती थी, इसलिए ये करना संभव नहीं हुआ, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 53 के ऊपर, ठीक है। 53 में अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपके शायद आइवर
जेनवर का है, हाँ देखिए आइवास जेनिंग का है, बिल्कुल राइट आंसर डी था इसका। क्योंकि ये जो कथन है ना, ये आपको बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं, मतलब आप बार बार रिवीजन कर 5 बार एक वीडियो को देखेंगे, 2 बार तुरंत देख लीजिए, फिर तीसरी वीडियो 24 घंटे के अंदर देख लीजिए, चौथी जो वीडियो 1 हफ्ते के अंदर देख लीजिए, और 5वीं वीडियो आपको 15 दिन के अंदर देख लीजिए। देखिए पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका ये है, आपके सामने 50 किताबें हैं और आपसे कहती है इसको पढ़ना, तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन आपसे कहा जाए याद रखनी है सब कुछ, ये कठिन है। क्योंकि आप जब 50वीं किताब पे आएंगे आप पहले किताब भूल जाएंगे, यकीन मानिए। और यही शायद रीज़न है जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हमने पढ़ तो सब लिया लेकिन हमें याद नहीं रहता। याद रहने का सबसे अच्छा बेहतरीन उपाय है कि जो आप पढ़ते हैं पूरे दिन में, उसको रात को सोते समय, सोने से आधे घंटे पहले अपनी चीज़ों को रिकॉल करना सीखें। तो दिमाग आपका क्या होगा ना, आपको इन्फॉर्मेशन तो चली जाती है, लेकिन उसको जब लाने की बात होती है तो वो ला नहीं पाता ढंग से। तो वो सारी चीज़ों पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए आइवास जेनिंग का ये मानना था कि उन्होंने भारतीय संविधान सभाओं में भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों एवं भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत का था? ये था ऑस्टिन के कथन। ठीक है, हम लोगों ने पहले शॉर्ट नोट्स में ही पढ़ लिया था। देखिए संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत है, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार इतिहास का ग्रैनविले ऑस्टिन ने दिया था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, मैंने आपको बता ही दिया कुल कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। ठीक है, 15 महिलाएं थी। अब कौन कौन सी 15 महिलाएं थी, हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस भी किया है और बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, तो कहिए तो मैं आपको सारे जो महिलाएं हैं उनका सबका नाम भी बता देता हूँ। ठीक है, पहली थी विजय लक्ष्मी पंडित, आपको पता ही होगा। दूसरी थी राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला राय थी, जी दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी थी, दयायानी वेलायुध थी, बेगम एजार रसूल थी, एनी मस्करीन थी, फिर एक स्वामीनाथन थी। तो स्वामीनाथन, ये 5 टोटल थी। 15वीं जो थी वो स्वामीनाथन थी और जो पहली थी विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जो संविधान सभा की प्रमुख समितियां, क्योंकि मैंने अभी आपको देखिए वो जो कुछ समितियों के बारे में आ गया था ना, तो वो अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा होगा, फिर से मैं कह रहा हूँ 5 बार वीडियो को देखेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका बहुत अच्छी तरीके से। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।